बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण की पुस्तक से पाठ 12 जिसका शीर्षक है अव्यय। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार न हो, जिसमें परिवर्तन न हो। अव्यय या अविकारी शब्द ऐसा है जिस पर लिंग, वचन तथा कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनके प्रयोग से भी इसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सबसे पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे और अव्यय की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अव्यय है क्या। शीर्षक का नाम है पाठ 12 अव्यय। सबसे पहले हम देखेंगे अव्यय की परिभाषा। अव्यय की परिभाषा। जो शब्द हर परिस्थिति में समान रहते हैं, तथा जिसका रूप कभी नहीं बदलता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द हर परिस्थिति में समान रहते हैं तथा जिसका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, उन्हें हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसके उदाहरण में हम देखेंगे कुछ शब्द हिंदी के भी अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द, और कुछ संस्कृत में भी अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। तो उदाहरण में हम हिंदी के शब्दों को देखेंगे। उदाहरण किंतु, परंतु, बल्कि, तथा, इसलिए, अतएव, अर्थात, चूंकि,
अवश्य, आदि। ये हैं हिंदी के कुछ अविकारी शब्द जिनका प्रयोग हम किसी भी परिस्थिति में करें, इनका रूप नहीं बदलता। और संस्कृत के अविकारी शब्द अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, इसका अर्थ यहाँ, वहाँ, कहाँ, सब जगह, ये सब संस्कृत के अविकारी शब्द हैं। अब हम जानेंगे अव्यय के भेद के विषय में कि अव्यय के कितने भेद या प्रकार हैं। अव्यय के भेद या प्रकार। अव्यय के 5 प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा विस्मयादि बोधक अव्यय, चौथा समुच्चय बोधक अव्यय, पांचवा निपात। पहले हम यहाँ पांचों भेदों के नाम लिखेंगे, उसके बाद हम उनके विषय में जानेंगे। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, पांचवा है निपात। पिछली कक्षा में आप लोगों ने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के विषय में पढ़ा था। इसमें एक नाम और बढ़ गया है और वो है निपात। सबसे पहले हम अव्यय के पहले भेद के विषय में जानेंगे, जो है क्रिया विशेषण। पहला क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय जो अविकारी शब्द या जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात उसके विषय में जानकारी देते हैं, उसके विषय में बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा उसके बारे में जानकारी
देते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण को और अच्छी तरह से उसके उदाहरण के द्वारा। उदाहरण, आज वर्षा बहुत हुई। कछुआ धीरे धीरे चलता है। उदाहरण में हमने दो वाक्य लिया। आज वर्षा बहुत हुई, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में आज वर्षा बहुत हुई वाक्य में विशेषता बताई जा रही है कि आज वर्षा बहुत हुई। ये है विशेषता बताई जा रही है। किस शब्द से बताई जा रही है? अव्यय शब्द से। बहुत अव्यय शब्द। कछुआ धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में विशेषता कहाँ बताई जा रही है और कैसे बताई जा रही है? कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। आज वर्षा बहुत हुई। जैसा कि हमने क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जाना कि जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं या जानकारी देते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले यहाँ पर हम क्रिया विशेषण के भेद लिखेंगे। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला रीति वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा स्थानवाचक
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। अब हम जानेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया विशेषण के भेद में हम पहले भेद को जानेंगे जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क रीति वाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति अर्थात क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला खरगोश तेज दौड़ता है। दूसरा रिया ध्यानपूर्वक पढ़ती है। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ध्यानपूर्वक पढ़ती है। क्रिया कैसे हो रही है ये हमको पता चल रहा है। क्रिया कैसे हो रही है ये पता चल रहा है। अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने का
सबसे सरल उपाय है कि उसमें कैसे का प्रश्न किया जाता है। जैसे खरगोश कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। रिया कैसे पढ़ती है? ध्यानपूर्वक पढ़ती है। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण के दूसरे भेद के बारे में। क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। नानी सुबह आएंगी। दूसरा, सब्जी वाला अभी गया है। उदाहरण के इन दोनों वाक्यों में हमें कार्य के होने के समय का पता चल रहा है। कैसे? नानी सुबह आएंगी। नानी के आने का पता कैसे चल रहा है कि नानी सुबह आएंगी। सुबह के समय का पता चल रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। सब्जी वाला अभी गया है। इस वाक्य में हमें पता चल रहा है किसका? समय का, कि सब्जी वाला कब गया है? सब्जी वाला अभी गया है। ये समय का पता चल रहा है कि सब्जी वाला अभी गया है। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के तीसरे भेद के बारे में। ग है तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण। उदाहरण का पहला वाक्य हम लेंगे। विशाल अंदर सो रहा है। दूसरा,
गाय पेड़ के नीचे बैठी है। उदाहरण के इन वाक्यों में क्रिया के होने के स्थान का पता चल रहा है। कैसे? जैसे विशाल अंदर सो रहा है। विशाल कहाँ सो रहा है, किस स्थान पे सो रहा है? विशाल अंदर सो रहा है। गाय पेड़ के नीचे बैठी है। गाय कहाँ बैठी है, किस स्थान पे बैठी है? पेड़ के नीचे। ये हो गया स्थान, पता चल रहा है कि गाय पेड़ के नीचे बैठी है। इस तरह इन वाक्यों में क्रिया के होने के स्थान का पता चल रहा है, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम जानेंगे इसके चौथे और आखिरी भेद के बारे में। क्रिया विशेषण का चौथा भेद है घ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा अथवा नापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण को। उदाहरण ज़्यादा खाना अच्छा होता। घड़े में आधा पानी भरा है। उदाहरण के इन वाक्यों में हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा खाना अच्छा नहीं हो। इस वाक्य में मात्रा का पता चल रहा है। कैसे? ये ज़्यादा। इस वाक्य में पता चल रहा है कि ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा शब्द से मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक या विशेषण है। दूसरा, घड़े में आधा पानी भरा है। घड़े में कितना पानी भरा है? आधा। इसमें मात्रा का पता चल रहा है कि पानी कितना भरा है? पानी आधा भरा है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना अव्यय के विषय में।
अव्यय के भेद के विषय में, जिसमें हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा और क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में भी पढ़ा। इसके आगे हम पढ़ेंगे पाठ के बचे हुए हिस्से को, जिसमें अव्यय के 4 भेद और बचे हैं। उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।